औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर कौमी वेबिनार सीरीज़ का ये 25वां दिन है आज का। मैं अपने परवरदिगार के नाम से आगाज़ करता हूँ, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम तालीम के एक मौजू पर दुनिया के सामने कुछ सरगर्मियाँ पेश कर सकें। उसका लाख लाख एहसान कि उसने हमें मौका दिया। उसके हबीब के दरबार में करोड़ों दरूद कि उन्होंने हमें राह मुस्तकीम पर चलाया। हज़रत आपके सामने हमारे प्रोग्राम का दावतनामा मौजूद है। हम हर रोज़ दावतनामा तैयार करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम ऊपर लिखा हुआ है कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। साहिर लुधियानवी का ये मिसरा हमने अपना टाइटल बनाया है और हमारी हर किताब के हर सफ़े पर ये हमेशा ऊपर रहता है। ये एक पैगाम देता है, ये एक तहरीक देता है कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। समर कौमी वेबिनार सीरीज समर एकेडमी मालेगांव के तहत हो रहा है और इसमें महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद ने अपना ताउन पेश किया है। जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज के तलबा, ग्रेजुएट तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए हम ये वेबिनार सीरीज मुनक्किद कर रहे हैं और इसमें हम स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोज़ाना बात करते रहते हैं। समर कौमी वेबिनार सीरीज के 30 रोज़ के प्रोग्राम हैं, जिसमें से आज 25वां दिन है। 17 सितंबर 2020 बरोज़ जुमेरात हम दोपहर 3 बजे ये प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। आज का हमारा उन्वान है बुनियादी आदाद और डाटा की तशरीह, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन सिविल सर्विसेज इम्तिहान के तनाजुर में। क्यों तनाजुर में तो हमने सिविल सर्विसेज इम्तिहान को रखा है, मगर ये टॉपिक जो है ये तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शामिल होता है, इसीलिए हमने अपने वेबिनार सीरीज़ में इसे शामिल किया है। मैं आपका दोस्त अशफाक उमर मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और समर एकेडमी का सदर हूँ। मेरी कई किताबें हैं जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम असलम जमशेदपुरी साहब, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के शोबे उर्दू के सदर हैं। हमारे दरमियान प्राइम गेस्ट के तौर पर मोहतरम शेख फारूक हुसैन साहब मौजूद हैं, जो तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन हैदराबाद के सदर हैं। बतौर मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान डॉक्टर सैयद सुल्ताना तबस्सुम साहबा मौजूद हैं, जो ज़िला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स उस्मानाबाद की प्रिंसिपल हैं। इसी तरह हमारे दरमियान डॉक्टर सैयद इसरारुल हक साहब मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सतीपेट तेलंगाना में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ उर्दू हैं। हमारे दरमियान मोहतरम अशरफ महवी साहब हैं, जो जमुर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव के मौज़ूफ़ लेक्चरर हैं और ये हमारे बचपन के दोस्त हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मोहतरम अलीम ताहिर साहब मौजूद हैं, जो अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल नाला सुपारा ज़िला थाना में मुदर्रिस के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसी के साथ एक मशहूर शायर, अदीब और ड्रामा निगार भी हैं। इनके अलावा भी हमारे दरमियान कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं। मैं तमामी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का इस्तकबाल करता हूँ और अपनी बातें यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं अपने मौजू जो आज है उसके ऊपर अपनी कुछ बातें पेश करूँगा, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ लौटेंगे। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम जमील कामिल सर भी मौजूद हैं। मैं अभी यहाँ पर अब स्क्रीन शेयर करते हुए आपके सामने कुछ बातें पेश करूँगा, तो आइए हम देखते हैं इन बातों से मुताल्लिक। जैसा कि आपने अभी मैंने जिक्र किया था कि समर एकेडमी मालेगांव के तहत ये प्रोग्राम हो रहे हैं, तो समर एकेडमी के तहत मालेगांव में 1 साल तक सिविल सर्विसेज क्लासेस जारी हो चुकी हैं, किसी वजह से बंद करना पड़ा उन्हें। हम समर एकेडमी बराए मुकाबला जाती इम्तिहानात और रहनुमाई के ज़रिए आज भी अपने काम में मसरूफ़ हैं और समर वर्चुअल एकेडमी हमारे अगले मंसूबे के तौर पर है। ये और बात है कि हम पिछले 3 वर्षों से वर्चुअली बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं।
आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर रहनुमा सिविल सर्विसेज एक किताब का टाइटल और उसका नाम मौजूद है। एक ज़ख़ीम किताब है जिसमें सिविल सर्विसेज इम्तिहान से मुतालिक इंतहाई अहम मालूमात दर्ज है। उसके अलावा एक दूसरी किताब है हमारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रहनुमाई जिसमें मौजूद है। इसमें यूपीएससी के 10 इम्तिहानात की पूरी तफसील मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी एक किताब और है स्कॉलरशिप के मौजू पर जिसमें 77 स्कॉलरशिप्स के मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है वेबसाइट के। जैसा कि हजरत मैंने बताया था कि हमारा आज का मौजू जो है ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कंसल्ट है और हम जो है पूरे तौर पर मुकाबला जाती इम्तिहानात और स्कॉलरशिप स्कीमों से मुतालिक काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ उस दुनिया में जो मुकाबला जाती इम्तिहानात की दुनिया है, जिसे बाहर से तो इंतहाई मुश्किल तरीन दुनिया माना जाता है, मगर जैसे ही आप उसमें दाखिल होते हैं और आप एक सही रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो आपके ख्वाबों की जन्नत है जिसमें आपको आराम ही आराम मिलता है। हमारा आज का उन्वान है बुनियादी आदात और डाटा की तशरीह, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के तनाजुर में। मैं आपको बता दूं कि ये जो मौजू है इसके 2 हिस्से हैं और 2 हिस्सों में से एक हिस्सा है बुनियादी आदात बेसिक न्यूमरेसी और दूसरा हिस्सा है डाटा से मुतालिक उसकी तशरीह, वजाहत और सवालों के जवाब देने से मुतालिक। तो ये 2 मौजूआत हैं जो आमतौर पर तमाम ही कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जिनके ऊपर से सवाल पूछा जाता है। पहला आप देख रहे हैं। इसके अलावा यह मैं बता दूं कि ये दोनों ही उन्वान को कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दुनिया में इंतहाई मुश्किल टॉपिक समझा जाता है। इंतहाई मुश्किल टॉपिक और आमतौर पर स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों चीज़ों से बहुत हैबत खाते हैं, बहुत उनको इससे डर लगता है और ये हकीकत है कि बहुत ज़्यादा बच्चे इससे डरते हैं और उनको ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि लोगों को डर होता है, उनको तैयारी करने में तकलीफ़ होती है, मगर जैसे ही हम उनके बारे में जायज़ा लेना शुरू करते हैं तो हमको एक ऐसी चीज़ पता चलती है जो हमारा पूरा डर, हमारा पूरी दहशत ख़त्म करने का काम करती है। और वो बात ये है जो आपके सामने है कि बुनियादी आदाद में आदाद और उनका बाहमी ताल्लुक, अजम की तरतीब वगैरह, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स एंड मैग्नीट्यूड, ये होता है। और आखिरी लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि जमात दहम का मेयार, क्लास 10th लेवल। तो ये जितने सवालात इसके ऊपर से पूछे जाएंगे इनकी बुनियाद जमात 10वीं तक आपने जो भी मैथ्स पढ़ा है ये होता है। कहा तो हमने पहले कहा था कि बहुत भयानक मौजू समझा जाता है और जो हकीकत भी है, और कहाँ उसकी हकीकत ये है कि ये 10वीं के मेयार तक का है। और यकीनन हर तालिब इल्म जो किसी मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक होता है तो वो 10वीं पास कर चुका होता है। कई इम्तिहानात 10वीं के बाद से शुरू होते हैं, उनके उसमें शिरकत करने के काबिल होते हैं स्टूडेंट्स। तो 10वीं तक तो ये मैथ्स हर हालत में पढ़ते ही हैं, साइंस हर हालत में पढ़ते ही हैं। तो जितने सवालात आते हैं उनका स्टैंडर्ड जो है क्लास 10th लेवल होता है। और जब आप क्लास 10th लेवल होता है तो यकीनन आप पढ़ चुके हैं, और आप पढ़ चुके हैं और भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर उसके रिवीजन की ज़रूरत होती है, उसका इयादा करने की ज़रूरत होती है। उसमें आपको किसी भी तरीके की नई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इस टॉपिक की हकीकत है। अगर आपने इस टॉपिक की इस हकीकत को समझ लिया कि ये वो चीज़ें होती हैं जो 10वीं तक पढ़ चुके हैं हम, तो आपका तमाम डर ख़त्म हो जाएगा और आप इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर डील करने के, स्टडी करने के काबिल हो सकेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया था डाटा की तशरीह, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें चार्ट्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, टेबल्स होते हैं जिनको हम जदवल कहते हैं, और दूसरे डाटा सफिशिएंसी होती है। ये तमाम चीज़ें होती हैं और इनका लेवल भी
स्टैंडर्ड 10th होता है, आप उसको समझ सकते हैं इतना कि वो आपकी स्टेट की स्टैंडर्ड 10th के सिलेबस से थोड़ा सा आगे बढ़कर जो सीबीएसई का एनसीईआरटी की किताबों का 10वीं तक का सिलेबस होता है, उसकी बुनियाद पर इन तमाम इसमें सवाल पूछे जाते हैं। सवाल हम इससे पहले बार बार जिक्र कर चुके हैं कि सवालात का स्टैंडर्ड जो होता है वो आपने जो कॉलेज में पढ़ा है उससे एक कदम आगे होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, जिसकी आपको स्टडी के ज़रिए आप जिसको कवर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ड्राइव नहीं कर। बॉम्बे के एक इलाके में एक मरतबा मेरा लेक्चर हो रहा था इन्हीं टॉपिक्स पर, तो लेक्चर हो रहा था और उसी दौरान मैंने वहाँ पर स्टैंडर्ड 10th के भी बच्चे थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि बच्चों एक बात बताओ कि 0.7, 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 इसमें कौन सा अदद जो है सबसे बड़ा है। तो बच्चे थोड़ा सा सोचने लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि पहले ही बात तो ये बताओ कि ये आप पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़े हो। इस टाइप के सवालात आपको इससे पहले इस इम्तिहान में पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। तो कई बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ सर, हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो मैंने वहाँ पर उन्हें बताया कि ये जो है एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है और इस सवाल का एक बड़ा कैंडिडेट्स का हिस्सा इसका गलत जवाब देता है। तो मैंने उनसे जवाब पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 में कौन सा अदद बड़ा है। और आप जो सामीन सुन रहे हैं, नाजरीन जो देख रहे हैं, उनके पास भी जवाब होगा। हम प्रोग्राम के आखिरी वक्त में इसका जवाब आपसे पूछेंगे कि 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 में कौन सा अदद बड़ा है। तो ये जो 9वीं और 10वीं का टॉपिक है, इसके ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया था। बहुत सारे ग्राफ और टेबल्स जो है हम आखिरी में उसको मिसालें देखेंगे। तो ये सब 9वीं 10वीं में पढ़े जा चुके हैं। तो जो आप पढ़ चुके हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो यकीनन आप उसको दोबारा याद करके उसको बेहतर तौर पे तैयारी करेंगे। और जब आप उसको दोबारा रिकॉल करेंगे, दोबारा याद करेंगे, उसका इयादा करेंगे और नए सिरे से एडवांस स्टडी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप के लिए ये तमाम बातें जो है आदात से मुतालिक, डाटा से मुतालिक आपके लिए इंतहाई आसान तरीन हो जाएगा। हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि कैसे इसको आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर जो बात मैंने पीछे कही थी, यहाँ पर आपके सामने है कि सेकेंडरी स्कूल की सतह पर 16 साल की उम्र तक आमतौर पर हमारी मैथ्स की, रियाजी की तालीम हो चुकी होती है। उसके बाद से एज़ पर फैकल्टी हमारी स्टडी में सब्जेक्ट्स आते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ना रहता है और भी दूसरी जगहों पर उनको मैथ्स पढ़ना होता है। एक बात ध्यान रखने की बात ये है कि सवाल आपने इससे पहले हो सकता है देखा हो इस टॉपिक के ऊपर, मगर इसका सवाल बहुत फैला कर लिखा जाता है, बहुत तफसील से इसके सवाल पेश किए जाते हैं और आपके पास बमुश्किल 45 सेकंड से 2 मिनट का वक्त होता है। उसमें आपको ना सिर्फ सवाल समझना होता है, बल्कि उसके दुरुस्त जवाब तक आपको पहुंचना रहता है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक ये बात मुमकिन नहीं है। जो बात मैंने पहले बताई थी कि रियाजी को, मैथ्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा समझा जाता है और एक बहुत बड़ा कैंडिडेट्स का जो पार्ट है वो इससे डरता है और ये जो डर है उनको पीछे की तरफ ढकेलता जाता है। तो आप याद रखें कि आपको ये मज़मून पसंद हो या नापसंद, मगर आप किसी मुकाबला जाती इम्तिहान, मुसाबिकती इम्तिहान में शरीक होना चाहते हैं, तो आप मैथ्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो आइए फिर आप वो याद करें जो आपने पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक, छठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक, 12वीं जमात तक पढ़ा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जो भी प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल पर पढ़ा है, तो उसमें जो मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनको पूरे तौर पर ज़हन नशीन कर लेना होता है।
जैसे आपने पढ़ा होगा, तक़सीम की इकाइयाँ कही जाती हैं कि तक़सीम के अमल में बताया जाता है कि अगर इकाई में ये अदद हो, इकाई में ये हिंदसा हो तो ये 3 से तक़सीम होगा, 5 से तक़सीम होगा, 10 से तक़सीम होगा, वगैरह वगैरह। ये उसूल तीसरी चौथी जमात में ही बताए जाते हैं। तो आपको ये तमाम बातें दोबारा याद करना पड़ेगी, दोबारा आपको मश्क करना पड़ेगा। उसके अलावा एक चीज़ और भी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप इम्तिहान जो होता है मौजूदा वक्त में 5वीं और 8वीं में जो होता है, उसके अलावा और भी बहुत से हाई स्कूल लेवल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं। उसमें जो स्टूडेंट्स शरीक होते हैं, उनको मैथ्स की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होती है। उनकी स्टडी कराई जाती है कि कम से कम वक्त में किस तरह मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल किया जाए। तो आपको फार्मूले याद याद करना है, आपको जमा तफरीक ज़रब तक़सीम के जो आमाल है इनको याद करना है, पहाड़े नंबर्स वगैरह टेबल्स वगैरह सब पूरे याद करना है आपको। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की, जब आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे, फिर से हो सकता है आपने मैथ्स में 90% मार्क्स हासिल किए 10th में, मगर अब आपको उस 90 में +10 जमा करके उसको 100% करना होगा। अब हम दोनों टॉपिक्स के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो यहाँ पर बुनियादी आदाद जो होते हैं, बेसिक न्यूमरेसी, इसमें आदाद और उनका बाहमी ताल्लुक, हजम की तरतीब वगैरह होता है। ये अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे उन्वानात पर होता है। और ज़्यादातर सवालात में रियाजी के बुनियादी जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसी के ऊपर से पूरा सवाल होता है। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को रिकॉल करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इयादा करना है, रिकॉल करना है। आपको इस टॉपिक के लिए नए सिरे से स्टडी नहीं करना है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट है, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। एलसीएम है, एचसीएफ है, टाइप्स ऑफ नंबर से हैं और फ्रैक्शन से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम से हैं, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वगैरह वगैरह जो भी होता है, ये सब फार्मूले। तो ये तमाम चीज़ें आपको, जब आप जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी शरीक होना चाहेंगे, उसमें ये जो डाटा का हिस्सा आता है, न्यूमरेसी का हिस्सा आता है, आप उसका सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से ज़्यादातर चीज़ें उसमें मौजूद मिलेंगी आपको। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने 10वीं तक पढ़ा है। यहाँ पर आपके सामने अंग्रेज़ी में दिख रही है, नो प्रॉब्लम कि आप उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम कि आप हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम से पढ़े हुए हैं। आपको सिर्फ़ स्क्वायर रूट का अपनी ज़बान में मतलब मालूम कर लेना है, और जब आप अपनी ज़बान में इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आपको पूरा कंसेप्ट, पूरे विथ एग्ज़ाम्पल्स आपने जो पढ़ा है, वो पूरा समझ जाएगा, याद आ जाएगा। तो ये दिखता बहुत है, ये दिखता हिमालय पहाड़ की तरह है, मगर जब आप इसके सामने खड़े होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आपको किस तरह उसके ऊपर चलना है। इसके ऊपर से मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था एक मर्तबा कि जब हम किसी पहाड़ के सामने खड़े होते हैं और हमको उसके ऊपर चढ़ना होता है, तो हम सोचते हैं कि अरे हम इतने अज़ीम पहाड़ के ऊपर तक कैसे पहुँच पाएँगे? हम डर जाते हैं, हमारी हिम्मत पस्त होने लगती है। मगर जब हम उसके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, तो धीरे, 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 धीरे चढ़ते-चढ़ते हम उसके ऊपर तक पहुँच जाते हैं, उसकी चोटी तक पहुँच जाते हैं। चोटी पर पहुँचने के बाद जब हम पीछे मुड़कर नीचे देखते हैं, तो हमारे मुँह से बेसाख्ता निकलता है, अरे! ये तो कुछ नहीं, हम तो इससे ऊँचे पहाड़ पर पहुँच सकते हैं। तो ये हमारी काबिलियतों का इम्तिहान होता है कि हम ना डरें, ना घबराएँ, बल्कि जो चीज़ सामने आ रही है उसका मुकाबला करें और अपनी मंज़िल को पा लें। ये एक बुनियादी अददी इस्तेदलाल टेस्ट है, ये इससे पहले भी हमने बात कर किया था इसके ताल्लुक से। आपको तमाम बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर भरपूर मेहनत करना होगी, और आपको सवाल के पर्चे में जो अ, आपके पास मौजूद होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, उनमें जो सवालात दिए हुए हैं, उनको इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हल करने की कोशिश करना चाहिए, और आप वो कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है
कि आप रोज़ाना मश्क करें। डेली प्रैक्टिस जो है ये बेसलाइन है उसकी। ये डेली प्रैक्टिस जो है ये आपको करते रहना चाहिए और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी गलती के इम्कानात कम से कम होते होते ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर मैंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर आप बाकायदगी से प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इम्तिहान के दौरान गलतियाँ करेंगे। गलतियाँ करने का चांसेस फुल है आपके लिए और यकीनन आप जानते हैं कि उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। इस मौजू पर ऑनलाइन बहुत सारे फ्री क्विज मौजूद हैं। मैंने कल भी जिक्र किया था कि जिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप शामिल होना चाहते हैं इसके उसके ताल्लुक से ऑनलाइन फ्री क्विज मौजूद है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुतालिक आपको तलाश करना है, आपको वहाँ पर जाना है और वो क्विज जो होता है वो उस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी की बेस लाइन पर वो क्विज होती है। तो आपको मश्क करने का, प्रैक्टिस करने का भरपूर मौका मिलता है और जब आप भरपूर मश्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं और आप वक्त के चलते उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश करते करते एक ऐसा वक्त आएगा कि आप बेहतरीन तरीके से इसमें पूरा फुल कमांड के साथ, पूरे एतमाद के साथ इसे हल करने के काबिल बन जाएंगे। डाटा की तशरीह, डाटा इंटरप्रिटेशन भी जो है इसमें भी तकरीबन वही बातें हैं। इसमें सवालात जो होते हैं चार्ट्स के ऊपर से होते हैं, ग्राफ होते हैं, टेबल होते हैं और बहुत सारे डाटा के बारे में मुख्तलिफ तौज़ीही सवालात होते हैं जो आपको हल करना होते हैं। तकरीबन तमामी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चीज़ आती है। उसकी वजह यही है कि आज का माहौल ऐसा बन चुका है कि अब ऐसा नहीं होता कि राजा का दरबार सजा है, एक आदमी आकर अपनी फरियाद बोलता है, तफसील से बताता है। ऐसा नहीं होता बल्कि अब जो मामला होता है तो किसी भी चीज़ की ग्राफ की सूरत में, टेबल की सूरत में तजज़िया करके उसको आपके सामने पेश किया जाएगा। मान लीजिए कि आप कहीं कलेक्टर बन चुके हैं, तो आप जब कलेक्टर के पोस्ट पर हैं तो आपके सामने जब आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उस वक्त वहाँ पर आपके सामने चार्ट्स आएंगे, आपके सामने ग्राफ आएंगे, आपके सामने टेबुलर फॉर्म में मालूमात आएगी। तो इन तमाम को एक नज़र में समझना, उसके ऊपर गौर करना, ये तमाम तर हैबिट एक ब्यूरोक्रेट के अंदर होना चाहिए। इसीलिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आपको टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह की सूरत में बहुत कुछ डाटा फराहम करके आपको कुछ मालूमात और हिदायत दी जाएंगी और उनके ही ऊपर से आपसे सवाल पूछा जाएगा और आम तौर पर एक ही आदाद शुमार पर एक पूरा टेबुलर फॉर्म में एक पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके ऊपर 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग नौइयत के, जो अभी हम देखेंगे। वही बात है जो फिर मुझको कहना लाजमी है कि ये चीज़ें अभी आपने जो देखा, जो मैंने बताया, ये आपको बहुत खौफनाक लग सकता है, लेकिन वाक़तन ऐसा नहीं होता। बस बस आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका अमल करना है उसके ऊपर और आसानी से आप सवालात को हल करने के काबिल हो जाएंगे। डाटा तशरीह जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपकी रफ्तार, फैसला साजी की सलाहियत, आदद व शुमार का तज्जिया वगैरह जितना ज़्यादा आप फास्टली कर सकेंगे उतनी आपके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि उसमें कहीं-कहीं कुछ हिस्से किए जाते हैं क्वेश्चन में, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो आपको समझना रहता है कि सवाल की मुनासबत से आप पूरे डाटा में या पूरे चार्ट में या पूरे क्वेश्चन में आपको कहाँ पर तवज्जो देना है, आपको कहाँ से आपको अच्छा, कोई मैसेज करेगा कि मेरी आवाज़ पूरी सही तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? मैसेज कीजिए प्लीज़। 2 लोगों का आया कि वो आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो ये चीज़ें हैं।
अभी यहाँ पर आपको फिर से मैं कहूँ कि जो भी आदाद और शुमार आपके सामने पेश किए जाएंगे वो मुतासिर कुन होंगे, आप उनसे मरूब हो जाएंगे और यही मरूबी आपको फेलियर का शिकार बना सकती है। और उस सवाल में बहुत सारे चीज़ें जो गैर ज़रूरी होती हैं उनसे हटकर आप सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। वो आदाद शुमार और वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन, यकीन जानिए जितने ज़्यादा आदाद शुमार पेश किए जाएंगे आप उतनी ही आसानी से उस सवाल का जवाब हासिल कर लेंगे। तो वहाँ पर जो सवाल में बहुत लंबी चौड़ी मालूमात दी गई है, तो जितनी ज़्यादा मालूमात दी जाएगी उतनी जल्दी आप सवाल का जवाब हासिल कर लेंगे। ये इत्मीनान रखिए। वो जो घुमाव फिरा होता है, वो लंबी चौड़ी जो मालूमात होती हैं, ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें आपको भटकना नहीं है, बल्कि आपको अपने जवाब तक पहुँचने की पूरी कोशिश करना है और आप आसानी से उस जवाब तक पहुँच जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं कुछ मिसालें दूंगा, तो हम यहाँ पर पहले तो जो बेसिक न्यूमरेसी है उसके ऊपर से बात करेंगे, उसके बाद जो है ये डाटा के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक न्यूमरेसी में देखिए, आपको जितने भी जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम वगैरह और ऐसे बहुत सारे सवालात आते ही रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो उसके लिए आपको बदमाश की मदद लेना पड़ेगी। आपको बदमाश की मदद लेना पड़ेगी कि लफ्ज़ आप मेरा याद रखें और आप डरे ना। आपको किसी रियल बदमाश से मदद नहीं लेना पड़ेगी, बल्कि रियाज़ी में एक चीज़ है जिसको बोर्ड मास कहा जाता है। आप उसे बदमाश के तौर पर याद रख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा सहूलत से याद हो जाएगा। ये रूल्स ऑफ ऑर्डरिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप सवाल को किस तरह हल करेंगे, इससे मुतालिक ये उसूल हैं। उसमें आप देखेंगे यहाँ पर BODMAS यहाँ पर है। देखिए, ये ब्रैकेट है, ऑर्डर से है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे सवाल चलते हैं कि ये सवाल है, इसको हल करो, और 90% लोग ही इसको 2% लोग ही इसको हल कर सकते हैं। यूपीएससी में आता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। बहुत सारे दावे के बाद सवालात पेश किए जाते हैं, और जब सवालात पेश किए जाते हैं तो हम वाकई मानों में परेशान हो जाते हैं, और बहुत मेहनत के बाद जब हम उस सवाल का जवाब लिखते हैं, देते हैं, तो सामने से रिप्लाई आता है कि नहीं, आप गलत हैं। आप अपने हिसाब से पूरे तौर पर दुरुस्त होते हैं, मगर जवाब आता है कि आप गलत हैं, आपका जवाब गलत है, क्योंकि आप इस तरतीब का ध्यान नहीं रखते। कभी भी ध्यान रखें कि अगर आपके सामने एक लंबा चौड़ा अमल दिया हुआ है और वहाँ पर आपको हल करना है, तो आपको वो मिसाल हल करने के लिए कुछ उसूल का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये बदमाश उसी वक्त हमारे काम आएगा। ये बदमाश बोडमास जो है, ये पहले आपको किसी भी सवाल में ब्रैकेट्स हल करना है, फिर जो ऑर्डर से हैं यहाँ पर वो हल करना है, उसके बाद आपको तकसीम का अमल करना है, उसके बाद आपको ज़र्ब का अमल करना है, उसके बाद आपको जमा का अमल करना है, उसके बाद आपको तफरीक का अमल करना है। अब कैसे, हम देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। 5 + 8 स्क्वायर इंटू इंटू ब्रैकेट 24, यहाँ पर 24 तक़सीम 6 बराबर कितना। अब इसको जब हम देखेंगे तो पहला उसूल हमने देखा था कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व किया गया, तो जवाब आया 4। जब 4 आया तो उसको फिर ये 4 को यहाँ पर ये लिखा गया। तो आप देखिए कि यहाँ पर हम आमतौर पर इस तरफ से शुरुआत करते हैं, तो इस तरफ से शुरुआत ना करते हुए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया और जवाब आया वो यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर पहली दूसरी जो रकम है वो है, और यहाँ पर 4 है। अब उसके बाद कहा गया है कि ऑर्डर के हिसाब से आपको जो भी, ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से आपको ये जो तरतीब है उसके हिसाब से पहले हमने ब्रैकेट किया। अब ऑर्डर्स को हम सॉल्व करेंगे, तो ये 8 स्क्वायर है, ये 64 है, तो यहाँ पर हमने 5 +
64 इंटू 4 लिखा है। अब इस ऑर्डर के हिसाब से हमको डिवीजन करना है, हम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तो तकसीम नहीं है, तो हम ज़र्ब करेंगे। 64 ज़र्ब 4 होता है 256, 256 आया, तो हम फिर जमा उसके बाद तफरीक करेंगे, तो यहाँ 5 + 2 56 इज इक्वल टू 261। तो ये तरतीब में 261 जवाब सही है। तो ये तरतीब आपने अगर इस बदमाश को याद रखा, बोडमाश को याद रखा, तो आपको हिसाब हल करने में बहुत सहूलत हो जाएगी। ये एक उसूल है, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स और उसूल हैं मैथ्स में, जिनको आप याद रखेंगे तो आप किसी भी तरीके का जो रियाजी का हिसाब का अमल दिया जाएगा उसको आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी है। अब दूसरी मिसाल, एक सवाल आपके सामने है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन 6 to 8 बेस्ड ऑन इट। यहाँ पर है एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीस पर एनम ओवर द गिवन ईयर। यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है, सैलरी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट है, बोनस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, टैक्सेस है। अब यहाँ पर उसके ऊपर से पहला सवाल है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सब दिया हुआ है। अब मैंने पूरा पढ़ कर सुनाया आपको, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर आपको कंक्लूजन निकालना, मरूब हुए बगैर आपको सवाल का जवाब कैसे देना है, इस तरफ आना है। तो यहाँ पर दो चीज दी हुई है, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी है और यहाँ पर अमाउंट ऑफ बोनस है। तो बोनस और सैलरी दो चीज यहाँ पर हम हमारे सामने है, सैलरी है और बोनस है। तो उसका क्या यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी, यहाँ टोटल अमाउंट पूछा है, तो बोनस का तो आपको जाहिर बात है यहाँ पर इसका टोटल करना पड़ेगा। जब टोटल करना पड़ेगा तो आपको सैलरी के भी टोटल करना है, तो आपके सामने एक नई फिगर आएगी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपको वहाँ पर ए बी सी डी में 0.1, 1.5, 1.5 ये चार जवाब दिए हैं। आपको इन चार में से एक जवाब का इंतखाब करना है। अब देखिए, आपने टोटल अमाउंट का जिक्र है तो हम इसकी टोटल करेंगे। जब हम दोनों की टोटल करेंगे तो हमारे सामने एक नया आदद आएगा बोनस के तौर पर, एक नया आदद आएगा सैलरी के तौर पर। जब हम उसको देखते हैं तो पता चलता है कि टोटल बोनस पेड यहाँ पर है ये 17.5 है और टोटल सैलरी जो है 1750 है। और आप जजमेंट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका 1% है, इसीलिए आपका जवाब आएगा बी, 1.0%। यहाँ पर आपके सामने जितना लंबा चौड़ा सवाल है, आपने मरूब हुए बगैर इसका जायजा लिया। आपको इसमें से बोनस, सैलरी ये दो लफ्ज मिला, आपने उनके ऊपर गौर किया तो मालूम पड़ा टोटल अमाउंट ऑफ बोनस है, मालूम पड़ा टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी है। तो आपने यहाँ पर सैलरी की टोटल की, आपने यहाँ पर बोनस की टोटल की। अगर आप यहीं से इसका रिलेशन मालूम करेंगे तो ये सब अलग अलग आएगा, मगर जब इसका पूरा अमाउंट आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो आपके सामने वो चीज़ खुल कर आ गई कि ये 17.5 है और ये 1750 है, और उसका ताल्लुक यहाँ पर समझ में आ गया। तो वहीं पर जो मैंने कहा था कि आपको पूरे सवाल से मुतासिर होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सवाल के मेन पॉइंट्स को देखिए, उसका जायज़ा लीजिए और उसके ऊपर से जब आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जवाब क्या है। और यकीन मानिए, मैंने इंतहाई सादगी से यहाँ पर बातें पेश कर दी हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव होता है, तो उनको उसके दबाव के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इन्हें प्रैक्टिस करना जब रहेगा तो उनको जब क्विज सॉल्व करना है तो ये समझकर हर क्विज को सॉल्व करना होना चाहिए उनको कि वो एग्ज़ाम हॉल में मौजूद है, एग्ज़ाम हॉल के तमाम तर रूल्स के साथ,
एग्जाम हॉल के तमाम तर टेंशन के साथ मौजूद होकर तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो मैच होते जाएंगे और बहुत जल्दी वो इतनी सहूलत से हर सवाल कर सकेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये थी मेरी कुछ बातें। थैंक्स कि आपने हमारी बातें सुनी। और अब हम आते हैं अपनी बातों पर और सवाल जवाब का सेशन जो हमारा होता है हम उसको करते हैं। अभी स्क्रीन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टॉपिक इंतहाई वास्ट है। हम आधे घंटे में उसके ऊपर से पूरी बातें कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, और हमने बताने की कोशिश की कि ये इंतहाई मुश्किल सूरत में आपके सामने आते हैं ये सवाल, मगर उसको इंतहाई आसानी से आप उनके जड़ तक पहुंचकर उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। हमने बताया कि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो 10वीं तक के आपके सिलेबस पर है, और आप जब जैसे जैसे देखेंगे इन सवालात का मुशाहिदा करते जाएंगे, इनको हल करते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई 10वीं तक की ही बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक चीज़ हमारे सामने होती है कि अपने तमाम तर उलझनों के साथ, तमाम तर दूसरी बातों के साथ, और एक चीज़ होती है हमारा रुकना, रुक कर सुनना, रुक कर देखना, रुक कर समझना और उसे हल करना। तो ये बात थी। क्वेश्चन? हाँ, एनी क्वेश्चन मोर? जिनको जवाब सवाल करना है वही अपना माइक ऑन करें, बाकी लोग प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखें। कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जो सीसेट का पेपर होता है हाँ, उसके जो पैसेज दिए रहते हैं तो उनको कितनी स्पीड से पढ़ना चाहिए, उनको एनालाइज कैसे करें सर? ये अभी आज का जो टॉपिक है मुझको पर्सनल पर पूछे ये सवाल। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करो। जी सर। हाँ, माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, हेलो, कोई सवाल? इतना मुश्किल टॉपिक था कि मुझे तैयारी करने में बहुत वक्त लगा, और उसके ऊपर से सवाल करने में आप पीछे रहें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, वही सवाल जो मैंने किया था कि 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 में से कौन सा बड़ा अदद है, तो उसका कोई जवाब दे सकेगा कोई स्टूडेंट प्लीज? नदीम या कोई स्टूडेंट्स में से? Sir, please repeat that question. हाँ, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, इसमें से सबसे बड़ा अदद कौन सा है? पॉइंट 7, 0.8, 0.9, 0.10, हाईएस्ट न्यूमरल कौन सा है इसमें से? 0.9। 0.9। एंड सर, छोटा रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ डेसिमल्स के बाद जो भी नंबर पढ़े जाते ना, डेसिमल्स के हाँ बाद जो भी नंबर पढ़े जाते ना, हाँ वो हाँ नंबर्स को इंडिविजुअल पढ़ना चाहिए। तो आप, मैं मिस्टेक नहीं बोल रहा हूँ, 0.7, 0.8, 0.9, then you read it is better to 0.10 यू आर राइट सर, because थैंक यू। after decimals place value नहीं रहता, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000 रहता। हाँ, यू आर राइट सर, थैंक्स। हाँ, आंसर? एक आया 0.9, एक आया 3 जवाब आया 0.9।
I expect it is 0.9. After 0.9, it convert as 1. So it is big number. ओके, हम इसके ऊपर बाद में गौर करेंगे, मगर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, अभी हमारे सवालों के जवाबों का सेशन खत्म होता है। प्रीवियस का एग्ज़ाम के पेपर्स जो हैं ये आपको जहाँ एग्ज़ाम देना है आप उसकी वेबसाइट पर जाइए। आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, आप उसकी वेबसाइट पर जाइए। आपको एमपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना है, उसकी वेबसाइट पर जाइए। और जब आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक हिस्सा होता ही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आपको जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शरीक होना है उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं। हाँ, एनी क्वेश्चन? चलें, हम यहाँ पर अपना लेक्चर सीरीज क्वेश्चन आंसर सीरीज बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी बातों को सुना। मैं अब चाहूँगा हमारे मेहमानों से कुछ बातें सुनना। मैं डॉक्टर असरार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे दरमियान अपनी बातें पेश करें। सर प्लीज़ आइए। बहुत वक्त से आपसे ताल्लुकात हैं, पहली मर्तबा हम स्क्रीन पर आमने सामने हैं। मुझसे बोल रहे हैं हजरत? जी, आपसे ही कह रहा हूँ असरार साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार करें प्लीज। अनम्यूट करें सर अपना स्क्रीन पर से। अनम्यूट कीजिए अपनी स्क्रीन पर से। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी सर फरमाइए। जी, आवाज आ रही है हजरत? हाँ आ रही है। जी सर फरमाइए, हम मुंतज़िर हैं आपकी बातों की। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपने हेडफोन इस्तेमाल किया है? हेडफोन सर। अपना हाँ जी सर आप फरमाइए। नहीं आ रही है सर। आपकी स्क्रीन से अनम्यूट कीजिए। आपकी स्क्रीन से अनम्यूट कीजिए प्लीज। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हेलो जी सर बोलिए ना। हाँ शायद कोई प्रॉब्लम है सर, प्लीज हम बाद में बात करते हैं आपसे। हेलो, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है। हजरत आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी आवाज पहुंच रही है जनाब। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम रुक कर बात करते हैं आपसे। हमारे दरमियान डॉक्टर गुफरानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। हाँ, और उनसे दरखास्त करता हूं क्या हुआ हमारे दरमियान अपनी कुछ बातें पेश करें प्लीज सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक डॉक्टर गुफरान साहब?
अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। आपका माइक, इधर से सबका माइक ऑन है। जी सर जी, हम आप नहीं, आपकी सुनना आवाज चाहेंगे सर सिर्फ आपसे। जी सर। डॉक्टर गुफरान साहब। जी जी जी, नहीं हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी अच्छा अच्छा, जी चलिए। असरार साहब, आपकी आवाज अभी भी आपका माइक जो है म्यूट बता रहा है। हाँ सर, चलिए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आप चलिए, हम दूसरे लोगों को सुनते हैं अभी। मैं इंतहाई एहतराम से शेख फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे दरमियान अपनी बातें पेश करें। प्लीज सर, आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज वालेकुम आ रही है अस्सलाम। सबको? जी, आ रही है, आ रही है। आज आज के जूम मीटिंग के सदारत करने वाले मोहतरम जनाब प्रोफेसर अशफाक कुमार साहब, समर अकादमी की जानिब से हेल्प ऑफ महाराष्ट्र उर्दू साहित्य परिषद, जो जूम मीटिंग में तेलंगाना ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एसोसिएशन को एक स्पीकर के तहत बुलाया गया, हम आपका खुले दिल से मुबारकबाद देते हैं और खुशी पहुंचाते हैं। और इस मीटिंग्स में हमारे साथ जो हिस्सा ले रहे हैं, जनाब असलम जमशेदपुरी मीरठ से, मोहतरमा डॉक्टर सैयदा सुल्ताना तबस्सुम उस्मानाबाद से, और जनाब डॉक्टर सैयद असरासुल हक तेलंगाना स्टेट सिद्दीपेट से, और जनाब अशरफ मेहवी मालेगांव से, और जनाब अलीम ताहिर थानवे से, जो स्पीकर्स के ऐसे इस प्रोग्राम में अटेंड हुए हैं, और जो भी पार्टिसिपेट हैं उनको तेलंगाना आलमे के जानिब से हम सलाम पेश करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको बुनियादी आज़ादी और डाटा का तस्रीफ, तो हमारे अशफाक कुमार साहब ने बहुत क्लियर बोले हैं, और उसमें और इससे ज़्यादा अपन कुछ बोलने का मौका भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना आसान दिख रहा है कि सिविल सर्विसेज में जो कोशिश अशफाक साहब से की जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक्स के अंदर मैथमेटिक्स का जो उन्वान बोले हैं उन्होंने, मैथमेटिक्स इज ए वेरी 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 इजी सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ 4 स्टेप्स होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन। हाउ टू अप्लाई टू द मैट्रिसेस, हाउ टू अप्लाई टू द नेचुरल नंबर, हाउ टू अप्लाई टू द फंक्शंस, हाउ टू अप्लाई टू द सेट्स। इसके अंदर फिर 4 लॉस रहते हैं: कॉम्पिटिटिव क्लोजर लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाउ टू अप्लाई फॉर ऑल, these are the basics of the mathematics। ये 10th क्लास तक अगर स्टूडेंट ये बेसिक्स पे अगर हावी होगा तो मैथ्स उसके लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा समझते में। तो आई वेरी मच वेरी मच हैप्पी एंड स्पेशल कंग्रेट्स टू आवर रेस्पेक्टेड प्रोफेसर साहब। अब रही बात इसको हमारे कौम के बच्चों तक कैसा पहुंचाना, और इसको हमारे कौम के बच्चे किस तरीके से रिसीव करना, और इसके ऊपर वो कंपटीशन एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स आना। मैं 5 मिनट आपके सामने जनरल टॉपिक के तौर पर रखता था, अब मुझे परमिशन दिए। 2006 में जो सचार कमेटी रिपोर्ट सबमिट करी हिंदुस्तान को, जब मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो तब उसके अंदर उन्होंने क्लियर दिए हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर सिर्फ 3% है, तबकि उनकी आबादी 13 to 14% है उस दौर में। तो ये हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी ठीक नहीं होगा और माइनॉरिटीज के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसको बढ़ाने का कंपलसरी जरूरत है। इसका असर इतना बहुत पड़ा
جس سے ہمارے جو مسلم آرگنائزیشنس ہے, سوشل آرگنائزیشنس ہے, یہ لوگ بہت بڑے دل سے اسپیشل کوچنگ سینٹرز قائم کرے, اور جو ہندوستان کے اندر جتنے بھی ٹیلنٹس اپنے بچوں کے اندر ہے اس ٹیلنٹس کا سرچ کرے. Not only a Muslim organization but also the government also open the study centers. like ہم حیدرآباد میں بھی ایک اسٹڈی سینٹر چل رہا ہے گورنمنٹ SC/ST BC سے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ اس سے پہلے جو پرسنٹیج کم تھا, آج جو سول سروسز میں اپنے بچے بہت آگے آ رہے ہیں. آگے بہت تو نہ آ رہے ہیں, بیٹر دین فاسٹ. اس کا ایک چھوٹا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2019 میں اگر لے لیے تو ہمارے کو 829 ممبرس سلیکٹڈ ہیں سول سروسز میں آل, جس کے اندر ہمارے 42 ممبر سلیکٹ ہیں. 2018 میں 759 سلیکشن میں 28 ممبرس تھا. سلیکشن پور ہے 2018 میں, مگر when you compare it with 2018 to 2019 it is double. انشاءاللہ آپ کی دعا سے اشفاق صاحب, آپ کی جو کوشش ہے نا, انشاءاللہ نیکسٹ ایئر 100 ممبر سلیکٹ ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. کیونکہ 2019 میں جو 42 ممبر سے زیادہ مارجن میں 50-60 بچے چلے گئے نیک ٹو نیک میں, تو وہ بچے اگر چانس یہ سال رہا تو 100 ممبرس نیکسٹ ایئر یہ سال ہوئیں گے انشاءاللہ. اگر 2017 اور 2016 کا اگر لے لیں تو 50-50 ممبر سلیکٹ. اس کے اوپر بھی کچھ گودی میڈیا ایک بہت بڑا افواہ پھیلا رہا ہے, تو اس پہ بھی میں ایک ریکارڈ نکالا ہوں. یو پی اے حکومت تھی 2012, 2013, 2014 میں 30 ممبرس, 32 ممبر, 36 ممبرس جو سیکولر گورنمنٹ کا اجازت. لیکن جب انڈیا گورنمنٹ آئی 2016-2017 میں 50-50 میں سلیکشن ہو گئے. سو اس کا ایک ہی ہے, سب سے پہلے اللہ کی مہربانی اور اشفاق صاحب جیسے جان توڑ محنت کرنے والی بزرگوں کی اور ہمارے کی محنت. تو اسے کیا ہوگا, آج سارے ہندوستان میں مسلمان بچے سول سروسز میں اچھے سلیکشن ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ گروس میں بھی ہوں گے. لیکن ہمارے بھی ایک کھوٹ ہے, یہ اشفاق صاحب کے بھی ایک فکر ہے کہ نظام اسٹیٹ ہے, مالیگاؤں, عثمان آباد, حیدرآباد, اورنگ آباد, یہ سب اولڈ نظام اسٹیٹ ہے. پر حیدرآباد میں بھی ان تنظیم کے ذریعے ایگزام سینٹر کو قائم کر کے یہاں کے تلنگانہ اسٹیٹ کے بچوں کو بھی کچھ سلیکٹ کر کے وہ جو تنظیم کوچنگ دی رہی ہے اس کے اندر ہمارے تلنگانہ کو موقع دینے کا ان کی تڑپ ہے. ہم ان کی تڑپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں. ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں, اشفاق صاحب, ہمارے قادری صاحب, جنرل سیکریٹری سید محمد اویس قادری صاحب, وہ کوآرڈینیٹر جیسا اگر اپائنٹمنٹ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سینٹر بھی سلیکٹ کریں گے. کیونکہ وداؤٹ اپائنٹمنٹ جا کے ہم سیٹرس الاٹمنٹ نہیں لے سکتے. سینٹر الاٹمنٹ لینا ہو تو جو ہے کچھ اپائنٹمنٹ ہی ہونا چاہیے نا کوآرڈینیٹر کا. ہماری تنظیم میں ڈیسائڈ کہا, ڈسکس کر کے سید محمد اویس قادری صاحب کو حیدرآباد میں رہتے, میں مہیلا رہتا ہوں, ہم دونوں میں بہت اچھا کمپرومائز ہے. خالد صاحب کو اگر کوآرڈینیٹر آپ کر دیں گے, آپ اس کا جو آرڈر دلائیں گے تو انہوں حیدرآباد میں ایگزامینیشن کا بیٹر سے بیٹر ارینجمنٹس کریں گے اور سارا عالم آپ کے ساتھ رہے گا. اور مجھے جو موقع دیا گیا ہے اشفاق صاحب, آپ کو دل و جہاں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے ہمارے درمیان اپنی باتیں پیش کی. ہم اس کے بعد اگلی اسٹیپ پر وہیں جا رہے ہیں کہ ہم کچھ ادارے قائم کر سکیں. میں نے اس سے پہلے فاروق صاحب سے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے دلی کے سر سید مشن کے محترم حاجی نسیم الدین صاحب نے اس سال یہ کارروائی شروع کی ہے. انہوں نے ارادہ کیا ہے, عزم کیا ہے کہ وہ 300 بچوں کو پورے ہندوستان سے سلیکٹ کر کے دلی میں ان کے لاڈجنگ, بورڈنگ, ٹیوشن, کوچنگ وغیرہ کی پوری سہولیات دیں گے. اور اس کے لیے ان کا سلیکشن کا کام چل رہا ہے. تو ڈاکٹر یہ فاروق صاحب اور آپ کی پوری ٹیم آپ سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ پیش قدمی مزید کریں. اس کے علاوہ ہم
ये सीरीज इंशाल्लाह बुध को इसका अलविदाई प्रोग्राम होगा। वहीं से हम एक नए सफ़र पर शुरू हो जाएंगे और वो सफ़र होगा समर एजुकेशनल केयर फाउंडेशन का, जिसके ज़रिए हम पूरे हिंदुस्तान में कोशिश करेंगे अपने लोगों को कि राब्ता करें और उन लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने शहर में अपने तौर पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप स्कीमों और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ताल्लुक से रहनुमाई करें। और जब ये होगा रहनुमाई का काम, तो वो हमारे बच्चों को हर जगह वक्त रहते स्कॉलरशिप इम्तिहान की मालूमात मिल जाएगी, वक्त रहते मुकाबला जाती इम्तिहानात की सर्विसेज के लिए हो या एडमिशन्स के लिए उनको मालूमात मिलेगी और रहनुमाई भी मिलेगी इंशाअल्लाह। हम उसी जानिब हैं। दुआ कीजिए कि हमारी बातें अल्लाह ताला तकमील तक पहुँचाए, हमारी ख्वाहिशात को, हमारे इरादों को इस्तेकामत बख्शे और उन्हें कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम फारूक साहब कि आपने अपनी बातें पेश की। डॉक्टर सैयद असरारुल्लाह साहब, प्लीज देखिए आपका। असरार साहब, ऑप्शन आया है आपकी स्क्रीन पर, माइक ऑन कीजिए प्लीज, बोलिए आप कुछ। आपका माइक हमको ऑन बता रहे हैं यहाँ से। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। जी सर। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू करें प्लीज। आपकी स्क्रीन से क्यों म्यूट अनम्यूट मुसलसल हो रहा है? आप उसे अनम्यूट कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अच्छा आप रद्द से कीजिए। नहीं, हम कर चुके हैं और आपका ऑन है, बोलना शुरू कर दीजिए आप। अभी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आप बोलना शुरू कर दें प्लीज। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, आप बोलना शुरू कर दीजिए प्लीज। आप स्क्रीन पर कुछ मत कीजिए प्लीज अभी। आवाज आ रही है? आप बोलना शुरू आवाज कर नहीं दें आ रही है? मोहतरम। आवाज आ रही है, आप बोलना शुरू कर दें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी नस्तईन। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें कौम की हमदर्दी का जज्बा हमारे अंदर पैदा किया। जनाब अशफाक हुसैन साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी, ये फ़िक्र बहुत अच्छी फ़िक्र है। हम अपने होनहार तलबा के लिए, तालिबात के लिए, कौम के होनहारों के लिए हम जो फ़िक्र कर रहे हैं ये हमारे लिए ज़रूरी है। एक हदीस में है कि मल्लम यहतम बिल मुस्लिमीन फलैस मिन्हुम, जो मुसलमानों के मामले के बारे में फ़िक्रमंद ना हो वो उनमें से नहीं। तो ये फ़िक्र जो लेकर उठे हैं, जो मुस्तक़बिल का ख्वाब बुनने की ख्वाहिश की है, ये बहुत ही काबिल क़द्र है। मैं बहुत ही इसको क़द्र की निगाह से देखता हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश ही कामयाबी का ज़ामिन है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए नहीं है मगर वही जो उसने कोशिश की। व अन्ना सअयहु सौफ़ा युरा, और जो वो कोशिश करता है वही कोशिश अनक़रीब कामयाब होगी। तो ये कोशिश की गई है और इंशाअल्लाह जब कोशिश होती है, काम शुरू होता है तो इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होती है। आज ये हमारे तलबा और तालिबात में ये रुझान पैदा करना है, ये गोया के शौक़ दिलाना है कि वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। क्योंकि हमारे बहुत सारे तलबा हैं, वो ये समझते हम पढ़ रहे हैं और हमारे चाचा दुबई में रहते हैं, अब मैं जैसे ही डिग्री कर लूँ या इंटर कर लूँ तो मैं अपने चाचा के पास चले जाऊँगा, वहाँ मुझे है सैलरी मिलेगी। बस यही सोचे, उसके अलावा क्या, उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। अपने मुल्क की तामीर में, तरक्की में के बारे में ये सोच ही नहीं है। बस
دبئی چلے جائیں گے، خلیجی ممالک چلے جائیں گے اور وہاں کما لیں گے، اچھی طرح کما لیں گے، اور پھر اپنے وطن آ کر کے پھر جو ہے اچھی بلڈنگ بنا لیں گے اور پھر جو ہے ایسے رہیں گے. یہ جو ہے خواہش. اس بارے میں اگر ایک لطیفہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو، کہ استاد نے جو ہے مختلف بچوں سے سوال کیا کرتے تھے. تو ایک بچے سے سوال کیا، احمد تم کیا بنو گے؟ تو احمد نے کہا کہ میں جو ہے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں گا، باہر جاؤں گا اور جو ہے پوری دولت کماؤں گا اور بینک بیلنس جمع کروں گا اور پھر اپنے ملک میں آ کر کے جو ہے بلڈنگ بناؤں گا، کار لوں گا، خرید. یہ تمام چیزیں بیان کی. تو استاد نے کہا بس ہو گیا، سمجھ گئے، جب گئے دولت جو ہے حاصل کرنا چاہ رہے ہو. تو ایک طالبات سے پوچھا کہ عائشہ بیٹی تم بتاؤ تم بنو گی؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ احمد سے میں اس سے شادی کر لوں گی. تو یہ گویا کہ ایک طرح کا لطیفہ ہے، لیکن یہاں بتانا یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں جو ہے پہلے رجحان بنانا ضروری ہے اور مایوسی کو دور کرنا. سرکاری ملازمت کا نام آتے ہی جو ہے ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں کہ ہمیں ملازمت کہاں. ہم نے اکثر دیکھا، میں بھی جو ہے استاد رہا ہوں، تو بچے یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کہ ان کو جو ہے سرکاری ملازمت ان کے حصے میں نہیں ہے، ان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے ہی مایوسی کا شکار ہیں اور اسی بنا وہ پڑھتے بھی نہیں صحیح سے کہ ہم کو کون سی ملازمت ملنے والی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو ملازمت ملنے والے نہیں اور پڑھنا جو ملازمت کے لیے ہے، لہذا ہم پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے. اس لیے وہ جو ہے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہم دوست، میں خود جو ہے اسرار الحق اور ہمارے ساتھی شہاب الدین تھے، تو میں جو ہے میری پوری تعلیم جو ہے ریگولر مدرسے سے ہوئی. پھر میں نے جو ہے اپنے شوق پر جو ہے بی اے ایم اے کیا اور پھر جو ہے سہولت تھی 5 مہینے کی ٹریننگ تھی اردو پنڈت، لینگویج پنڈت کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے حیدرآباد میں. تو وہ میں نے 5 مہینے اور میں جو ہے مدرسے میں پڑھاتا تھا، خانقی مدرسے میں. ہمارے ساتھی شہاب الدین بھی تھے، اس نے بھی جو ہے میرے ساتھ امتحانات دیے، بی اے کیا، ایم اے اردو، ایم اے عربی کیا. تو وہ کہا کرتا تھا اسرار یہ اتنا آسان نہیں تم کو سرکاری ملازمت ملنا، تم جو ہے ٹیچر بن جاؤ گے. یعنی 2002 کے پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ہمارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کی، پھر جو ہے ڈی ایس سی ایگزام لکھے 2001 میں تو میں ٹیچر بنا. پھر جو ہے 2008 میں جو ہے پبلک سروس کمیشن آندھرا پردیش اے پی پی ایس سی سے بھی جونیئر لیکچرر کا ایگزام دیا اور پھر اس میں سلیکٹ ہوا 2008 میں. اور موجودہ میں ابھی جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. اور پھر میرا دیکھا دیکھی شہاب الدین نے بھی کیا اور اس نے 2010 میں جو ہے سفل افلو جو ہے اس میں جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوا عربی کا. تو مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے یا مایوسی کار ہیں، تو ہمیں پہلے بات تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ جو نفسیاتی جو ہے خوف ہے اور مایوسی ہے، پہلے اس کو دل سے نکال دیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ سرکاری ملازمت کی مثال جو ہے اڑیل گھوڑے کی ہے، جو چڑھنے نہیں دیتا، جو اپنے اوپر سوار ہونے نہیں دیتا، لیکن اگر آپ اس کا سوار ہو گئے تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے تابع ہو جاتا ہے. تو یہ بات بہت حد تک صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے. اور ہمارے بچوں میں یہ بات ہے کہ ان کو اس طرح کی رہنمائی نہیں ہے. خود ہم لوگوں کو ہمارے جیسے لوگوں کو اس طرح کی رہنمائی نہیں تھی کہ یو پی ایس سی کیا ہے، سول سروس کے امتحانات کیا ہیں، اس کے بارے میں معلوم نہیں. جب ہم شروع سے معلومات جو ہے بتائیں گے، بچوں کو بتائیں گے، تو بچے میں گویا رجحان پیدا ہوگا اور جو ہے بچے جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کے دل سے خوف اور ہراس جو نکلے گا. اور بچوں کے لیے بات یہ ہے کہ ہمیں رات دن محنت کرنی ہے. اس کو چھٹی نہ ملی یہ سبق یاد کیا تو ہمیں جو ہے رات دن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر ہم جو ہے محنت سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر جو ہے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے 2 بات ہے کہ مسلسل محنت، یہ جو ہے دوا بھی کریں اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں. یعنی ہم جو ہے رات دیر تک پڑھیں، اس کے بعد صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور جو ہے والدین کی خدمت، والدین سے دعائیں لیں. تو اس طرح گویا کہ دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے. ہم اگر جو ہے بڑوں کو ناراض کریں گے اور بڑوں کی بات نہ مانیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے
ہمیں خوش نہیں ہو سکتا. یہ بات بطور جملے مترجمہ سمجھیے. کہا گیا کہ نماز پڑھنے سے 15 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نماز کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے. ہم رات 2 بجے تک بھی اگر جاگیں تو بہرحال فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیں محنت سے کبھی کترانا نہیں چاہیے. بچوں نے پڑھا ہوگا چاند اور تارے اقبال کی نظم، تو اس میں جو حرکت میں برکت ہے، اور مسلسل ہمیں جو محنت کرنی چاہیے. اقبال نے کہا نا، جنبش سے ہے زندگی جہاں میں، یہ رسم قدیم ہے جہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، خاکا کے طلب کا تازیانہ. اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے. یعنی مقام ٹھہرنا نہیں، بلکہ ہمیں مسلسل مطالعہ کرنا ہے اور جو ہے کوچنگ لینا ہے. ہمارے حیدرآباد میں مولانا آزاد کی طرف سے بھی ہے، اور اسی طرح نظام کالج میں بھی جو ہے اس کا کوچنگ، باضابطہ کوچنگ ہوتی ہے، اور دہلی میں سنا ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے اشفاق صاحب نے ذکر کیا کہ جو ہے اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس طرح کی کوشش بہت ہی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی گویا کہ تربیت بھی کریں، انہیں ذہنی تربیت بھی کریں، دینی تربیت بھی کریں، تاکہ وہ مفید اور صالح بنے. وہ صرف اپنے لیے نہ سوچے، اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے فائدے کے لیے، بلکہ قوم سے. خاص طور پر سول سروس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے امتحانات ہیں جو بہت کم خرچ میں اس کی طرف توجہ دیں. اور جو بچے جو ہے UPSC کے ایگزام دے کے سول سروس میں اعلیٰ امتحان، تو اگر خدا نہ خواستہ وہ اعلیٰ امتحان میں جو ہے پیچھے رہ گئے یا کچھ جو اس وقت کامیاب نہیں ہوئے، تو دوسرے امتحانات کے لیے ہے، دوسرے راستے ہیں، تو راستے ان کے جو کھلتے ہی جائیں گے. تو یہ گویا کہ دوڑ ہے، کمپٹیشن ہے، بھیڑ ہے، اس میں جو اس کو پھنا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا اس چاند تارے کے آخر میں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے. تو اگر ہم اس راستے میں ٹھہر جائیں گے تو پیچھے والے دوڑ کر آ کر ہمیں کچل ڈالیں گے. یہ صورتحال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں UPSC جہاد بول رہے ہیں، اور اس طرح جو بدنام کرنے کی سازش ہے. تو ہمیں جو ہے سب کا مقابلہ کرنا ہے. صلاحیت جو ہے اپنے آپ کو منواتی ہے، اور جو ہے کہتے ہیں نا عشق جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو ہم اگر محنت کریں اور اپنے آپ کو اپنی صلاحیت کو لوہا منوائیں، تو تمام مخالفت کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے سامنے پیش کی. میں حاضرین سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرا موبائل نمبر یہاں اسکرین پر نظر آ رہا ہے. میں ایک مرتبہ بول بھی دیتا ہوں، پلیز اسے نوٹ کر لیں. 7385383867. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی معاملہ ہو یا کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے پرسنل پر بھی کانٹیکٹ کر کے جو بھی بات ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی کسی بھی معاملے میں اگر جتنا ہوا تو میں آپ کو رہنمائی کروں گا انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے مہمانوں کا کہ انہوں نے ہمارے درمیان اپنی باتیں پیش کی. میں آخر میں ہمارے پروگرام کے صدر پروفیسر اسلم جمشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان اپنی باتیں پیش کریں. اسلم جمشید صاحب کا ادبی قد کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. انتہائی بہترین علمی و ادبی شخصیت ہیں. ادب اطفال پر بھی ان کے کام ہے کافی، اور ابھی ریسرچ کے فیلڈ میں ان کے کام واقعی معنوں میں قابل ستائش ہیں. ایک بہترین کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ ریسرچ اسکالرس کو اس میں ایک پلیٹ فارم کے تحت جمع کر رہے ہیں. وہ یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے لوگ اس دائرے کے باہر ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے لیے کام شروع کیا ہے. میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں ان کو. اور آئیے سر، ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں. یہاں پر آپ کا استقبال ایک مرتبہ پھر اور. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس بے حد بامقصد ویبنار کے روح رواں
मोहतरम अशफाक उमर साहब, मेहमान मोहतरम फ़ारूक साहब, मोहतरम असरार साहब, दीगर तमाम नाजरीन सामीन, सबसे पहले तो मैं समर एकेडमी मालेगांव को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कौम के बच्चों के लिए अमली इक़दाम किया। बातें तो बहुत लोग करते हैं, हम लोग बातें ही करते रहते हैं, लेकिन अशफाक साहब ने अमली तौर पर कुछ करके दिखाने का जो अमल शुरू किया है वो लायक तहसीन है। और मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से, पूरे शुमाली हिंदुस्तान की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बेहतर काम उन्होंने शुरू किया। और हैरानी और ख़ुशी की बात यह है कि उन्होंने इसे एक वेबिनार सीरीज़ के तौर पर इसका इंतज़ाम किया और रोज़ाना तकरीबन इसी वक्त एक बहुत ही कारआमद लेक्चर होता है जो सिविल सर्विस के इम्तहान के ताल्लुक़ से बहुत ही मुफीद साबित होता है। और 30 लेक्चर सीरीज़ का आज ये 25वां दिन है। एक महीने का ये प्रोग्राम है और इसका आज ये 25वां दिन है, जिसमें आज जो मौजू रखा गया था वो बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। मैंने अशफाक साहब का पूरा लेक्चर सुना, बहुत ही कारआमद और काम की बातें वो बता रहे थे कि हमें बिल्कुल बुनियादी जो क्लासेस हैं हमारी 7वीं 8वीं से लेके 10वीं क्लास तक जो रियाजी हम लोग पढ़ते आए हैं, उसको अगर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें, उसकी मश्क बहुत बेहतर तौर पर अगर कर ली जाए तो वो सिविल सर्विस के इम्तहानात में हमारी बहुत मदद करती है। जिस तरह से आज उन्होंने न्यूमेरिकल्स के ताल्लुक़ से चीज़ें बताईं और एक सवाल भी किया था कि 0.7, 0.8, 0.9 और 0.10 में से कौन सा बड़ा है, ये बात आई थी। तालिब इल्म अगर यहाँ मौजूद हैं तो मैं 2-1 बातें उनसे करना चाहता हूँ कि जब पॉइंट, जिसे हम उर्दू में आशारिया कहते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं, जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। ये बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लें कि पॉइंट के बाद लेटर की जो गिनती, जितनी बड़ी गिनती होती है वो वैल्यू में उतनी कम होती है। यही मामला अगर हम तकसीम का कोई सवाल हल करते हैं तो तकसीम के सवाल में भी ऊपर के नंबर, ऊपर के एदाद अगर बराबर हैं और नीचे की गिनती घट या बढ़ रही है तो बड़ा वो होता है जिसकी नीचे की गिनती कम होती है। जिस बटे के सवाल में नीचे की गिनती कम हो, ऊपर की बराबर हो अगर, तो वो लेटर जो है उसकी वैल्यू बड़ी होती है हमेशा। और बहुत ही सलीके से अशफाक साहब ने बात चीज़ें बताई यहाँ पर कि हमें फार्मूले याद करने चाहिए। मैथमेटिकल्स जो फार्मूले हैं या जो मैथ से मुतल्लिक और कुछ केमिस्ट्री और कुछ फिजिक्स के फार्मूले हैं, वो भी हमें अज़बर होने चाहिए।
ताकि जब हम इम्तहान में हों तो उस वक्त हमें फौरी तौर पे याद आ जाती हैं चीज़ें, अगर हमने उन्हें ठीक से पढ़ा है या किया है उनको। मसलन एक बहुत ही बुनियादी सा फार्मूला है मैथमेटिक्स का, a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये बहुत बुनियादी एक फार्मूला है मैथ का। अगर ये आपको याद हो तो इससे आप बहुत सारे मैथमेटिक्स जो है वो हल कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें इससे हल हो जाती हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रियाजी में जो है अगर हम उनकी प्रैक्टिस करें तो वो अजबर हो जाती हैं। स्क्वायर है और बहुत सारे स्क्वायर के फार्मूले होते हैं, किसका स्क्वायर क्या होगा ये सब चीजें तय हैं। आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो वो आपको याद हो जाती है। स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, लास्ट का की डिजिट क्या है तो वो कितने स्क्वायर की वैल्यू देगा, ये सब चीजें। या जैसे डिवीजन की बात आई, डिवीजन में भी बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर का की गिनती अगर 5 होगी तो वो हमेशा 5 से डिवाइजेबल होगी। आखिर की गिनती अगर 1 है या 3 है या और है तो उसमें हर लेटर का तय है कि वो लेटर उसको डिवाइड करेगा। अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 के पहाड़े में जितने भी लेटर्स आते हैं उनकी आखिरी की गिनती अगर आप ध्यान रखें, ये लेटर को जोड़ लें, अगर पूरी गिनतियों को जोड़ लें और जोड़ने के बाद उसका जो जोड़ आता है उसको देखें, वो आखिरी गिनती में आ रहा है तो वो डिविजिबल होता है वो 3 से। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम इनको अजबर कर लें, याद कर लें तो मुझे लगता है बहुत फायदा होता है। और जो बॉडमास करके जो फार्मूला आपने बताया जो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़र्ब है और आपका तकसीम है और घटाव है, जोड़ है और ब्रैकेट्स है, तो कौन सा काम पहले करें, यहाँ तालिब इल्म परेशान हो जाता है। बहुत सारे तालिब इल्मों को पता नहीं होता कि हमें कौन सा अमल पहले करना चाहिए। तो अगर ये सही तौर पे हमें पता चल जाए, जैसा कि ये फार्मूला बता देता है आपको, तो ये अगर याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। तो बहुत अच्छी चीजें अशफाक साहब ने यहाँ बताई हैं और मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं इस तरह के प्रोग्रामों में भी कभी कभार शरीक हो जाता हूँ और हमारी भी कोशिश है, हम लोग यहाँ यूपी में अपनी हद तक जो कोशिशें हो सकती है वो हम लोग करते हैं। यूपी उर्दू अकेडमी में मैं पिछले 12-13 साल से हूँ और वहाँ हम लोग ने कोशिश करके एक सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर जो है फ्री है, वो उर्दू के तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री कोचिंग सेंटर एक शुरू किया गया है, जिसमें रहने खाने और तमाम अखराजात जो है वो आपको मिलते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ना है। तो जो तालिब इल्म वहाँ दाखिला लेना चाहते हैं उसमें दाखिला ले सकते हैं। हर साल उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो इसी जुलाई अगस्त में हुआ करता है। इस बार अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कोविड-19 की वजह से। अब कुछ बातें जिनका अगर हम ख्याल रखें तो मुझे लगता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इनमें बच्चे अच्छा कर सकते हैं। मसलन अभी हमारे असरार साहब ने भी बात कही कि मायूस नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम बिल्कुल भी किसी भी बड़े से बड़े टारगेट के लिए हम मायूस न हों। और सबसे पहले देखिए ज़रूरी ये है, सिविल सर्विस से भी पहले 10वीं के वक्त ही बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो तय कर लें, मुंतखब कर लें अपना फील्ड, अपना टारगेट सेलेक्ट कर लें। तो सिलेक्शन ऑफ टारगेट जो है वो 10वीं के आसपास ही बच्चे को कर लेना चाहिए। अब जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी मुरतब हो रही है, इसमें ये कोशिश की जा रही है कि बच्चा उसी वक्त वो चीज़ें अपनी तय कर लेगा। पता नहीं कब जाके लागू हो पाएंगी चीज़ें, लेकिन अभी जब तक ये चीज़ें लागू नहीं हो पा रही है तो मैं अपने तालिब इल्मों से कहूँगा कि 10वीं के आसपास ही उन्हें अपना टारगेट तय कर लेना चाहिए कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। क्योंकि टारगेट का मुंतखब कर लेना समझिए 50% कामयाबी मानी जाती है। 50% आप उस दिन कामयाब हो जाते हैं जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है। जब आप ये तय कर लेते हैं तो आपको पता है क्या होता है,
होता ये है कि आप उन सैकड़ों और हजारों मौजूआत को पढ़ने से बच जाते हैं। जिस दिन आप ये तय करते हैं कि मुझे ये बनना है या मुझे इस मौजू को लेना है, अगर मान लिया कि आपने ये तय कर लिया कि मुझे अंग्रेजी का लेक्चरर बनना है, तो आप उर्दू पढ़ने से बच जाएंगे, आप हिंदी पढ़ने से बच जाएंगे, आप दीगर दूसरे सब्जेक्ट की चीजें पढ़ने से बच जाएंगे। और आप जब एक टारगेट की तरफ पूरी मेहनत से चलते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ गोल। जब आप गोल अपना तय कर लें तो समझिए 50% कामयाबी मिल गई। बाकी जो 50%, 50% जो कामयाबी, वो मुनहसर करती है आपकी मुसलसल मेहनत और जाफेशानी पर, कितना वक्त दे रहे हैं। अब उसमें आपको वक्त का एक प्लान बनाना पड़ेगा, प्लानिंग ऑफ टाइम करना पड़ेगा आपको। वो बिल्कुल भी इस तरह से काम नहीं चलेगा जैसे रिवायती अंदाज में तालिब इल्म पढ़ते हैं। आपने कोई बड़ा टारगेट तय किया है तो आपको डेली आवर्स के अकॉर्डिंगली अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। मसलन अगर सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपने टारगेट बनाया है तो जिस दिन से टारगेट बनाया मेहनत शुरू कर दें, और कम से कम इब्तदाई दिनों में आपको 8 घंटे डेली पढ़ना है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाएंगे, 8 से 10 घंटे पर आएंगे, फिर 10 से 12 घंटे पर आएंगे, और 15 घंटे, मैक्सिमम 15 घंटे आपको पढ़ना है। बिल्कुल भी ये मत कोशिश कीजिएगा कि 24 घंटे पढ़ें या 20 घंटे पढ़ें। आपको बहुत ही सेहतमंद नींद भी चाहिए। आपके जो हमारा जिस्मानी निज़ाम है, इसको और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप मैक्सिमम 15 घंटे पढ़ सकते हैं, और मैक्सिमम 15 घंटे अगर रोज़ाना पढ़ लें आप, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक टाइम उसके वो बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि 3 घंटे इस वक्त पढ़ना मुझे, फिर 1 आध घंटे का गैप कर लीजिए, फिर 2 घंटे पढ़ना, फिर इस तरह से उसको बांट लीजिए। और बांटने का इस तरह से जब मैनेजमेंट करके आप पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट से, तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। एक और बात जो हमारे तालिब इल्म अक्सर गलती करते हैं वो ये कि मैं अक्सर देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि तालिब इल्म किताब लिए बैठा पढ़ रहा है। माँ बाप सोच रहे हैं कि बहुत पढ़ता है मेरा बच्चा। मेरे दोस्तों माफ़ करें मुझे, ये पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई बगैर लिखाई के पूरी नहीं होती। अगर आप कोई भी चीज लिख कर नहीं देखेंगे तो मेरा दावा है आप कभी नहीं सीख सकते, कभी आपको चीज याद ही नहीं हो सकती। जो तालिब इल्म जितना ज्यादा लिखने पे ध्यान देता है, लिखने पे तवज्जो देगा, वो उतना ही ज्यादा उस सब्जेक्ट में कामयाब होगा। ये बिल्कुल एक बहुत आजमाया फार्मूला है, ये हमेशा तालिब इल्म इसको याद रखें। जिन मौजूआत को वो की तैयारी करें, उन मौजूआत को 2-2, 3-3 बार लिख कर दें। यही मामला मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स जो है वो मश्क चाहिए, और वो कैसी मश्क होनी चाहिए, वो राउंड वाइज मश्क आपको करनी होगी मैथमेटिक्स के लिए। मसलन मान लिया कि आपकी जो मैथमेटिक्स का कोर्स है आपका, उसकी जो किताब है, उस किताब में मान लिया कि 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन उसमें है। तो आपको ये करना है कि आप फर्स्ट राउंड में, और वो 1000 क्वेश्चन जो है आपके मुख्तलिफ सेक्टर में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स हैं उसमें बटे हुए हैं। मान लिया 20 टॉपिक हैं वो, तो आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट राउंड में हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन हल करने। आप 5-5 क्वेश्चन हल किए आपने, एक राउंड आपका पूरा हो गया। फिर आप दूसरे राउंड में 1-2 दिन के गैप के बाद दूसरा राउंड शुरू कीजिए, उसमें फिर अपने क्वेश्चंस की तादाद बढ़ाइए। पहले 5 किए थे, अब 10 क्वेश्चन हर यूनिट से कीजिए। तीसरे राउंड में फिर आप 15 क्वेश्चन हर यूनिट से कीजिए। इस तरह से अगर राउंड वाइज आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। और जो बहुत ज़रूरी फार्मूले मैंने बताया या आदाद शुमार हैं, उनको तो रट लेना ही बहुत बेहतर होता है। और ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ की मशक करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं अपना तजर्बा कि जब हम लोग क्लास 10th में थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सहूलतें नहीं थी। लालटेन हुआ करती थी, बिहार में थे हम लोग उस वक्त। लालटेन जलती रहती थी, रात को काफ़ी देर तक हम लोग पढ़ते थे। मेरा एक छोटा भाई है, मुझसे 6 दिन छोटा, चचाजाद भाई है, तो वो हम दोनों साथ पढ़ा करते थे। तो रात में बहुत देर तक पढ़ते थे, और
जिस कमरे में थे हम लोग, वो उस कमरे का फर्श जो है प्लास्टर ठीक था उसका, तो फर्श पे बैठ के नक्शे बनाया करते थे हम। अब तो नक्शे बने बनाए बाजार में मिल जाते हैं। ज्योग्राफी के जो नक्शे हैं वो हम लोग बैठ के फर्श पे बनाते थे, फर्श पे बना के चौक से मिटाया, बनाया, फिर मश्क किया, खूब सारी मश्क करते थे इस तरह से। कोई भी टेबल होता था तो मश्क हम उस पे किया करते थे, फर्श पे। ग्राफ भी फर्श पे बनाया करते थे। तो जरूरी है कि आप उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप समझिए कामयाबी के करीब पहुंचेंगे, आप उस चीज को अपने अंदर उतार पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, चूँकि वक्त बहुत हो गया। मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मुझे एक दूसरे प्रोग्राम में असल में शिरकत करनी है अभी थोड़ी देर बाद ही। लेकिन मैं अशफाक उमर साहब को मतलब बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपनी खिदमत भी, जब भी उनको मेरी जहाँ भी ज़रूरत हो, मैं जैसा भी हूँ, छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ मैं, और जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ। और जहाँ भी कहेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की बात होगी तो हर तरह की बात में हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। और मैं इन्हीं चंद छोटी सी बातों के साथ अपनी बात यही खत्म करता हूँ। समर एकेडमी को एक बार फिर मुबारकबाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती बातें हमारे दरमियान पेश की। वक्त हो चुका है, मैं इजाज़त चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम को ख़त्म करूँ। इजाज़त है डॉक्टर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया। बहुत बेहतरीन मौके हमारे सामने आ रहे हैं कि हम इस पैराडेमिक के वक्त में भी अपने तालीमी सफ़र को मुसलसल जारी रखे हुए हैं। अपने रब के शुक्र के बाद मैं आज के प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया और पूरा वक्त हमारे दरमियान मौजूद रहे। इसी तरह शेख फारूक साहब, सैयद असरारुल्लाह साहब, अवैस कादरी साहब, शाहताज खान साहिबा, तबस्सुम नाटकर साहिबा और भी बहुत सारे लोग। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर कहकशां इरफान साहिबा का, डॉक्टर गुफरानुल्लाह साहब का और दीगर अहबाब जो हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, प्रोफेसर जमील कामिल साहब का, आयशा खानम, आयशा सिद्दीक़ खान रूबीना वगैरह। मैं तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे। हम आम तौर पर जुमा, शनिचर, इतवार 3 रोज़ तातील रखा करते थे मगर अभी हमने इस मरतबा सोचा है कि हम शनिचर को भी आपके सामने आएंगे। तो जो भी रहेगा हम अपने अनाउंसमेंट में तक आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी लोगों का कि आप हमारे दरमियान मौजूद हुए, आप हमारे दरमियान आए। मैं आज के प्रोग्राम के सदर प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब की इजाज़त से आज के प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा प्रोग्राम हम मुलतवी करते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया अशफाक।